हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। और नई शुरुआत वो भी सुबह सुबह। आज से आप लोगों को हर रोज सुबह 6 बजे टीचिंग परीक्षा के और टीचिंग परीक्षा के जितने भी चैनल्स हैं उनके ऊपर में करंट अफेयर्स की क्लासेस आप लोगों को मिलेंगी। आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं एक गुड न्यूज देना चाहूंगा। हमारे साथ में एक ऐसे फैकल्टीज है जिनका 24 सालों का एक्सपीरियंस है। हमारे साथ में सचिन जगताप सर है। जगताप सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका इतना बड़ा एक्सपीरियंस, आपने इतने लाखों बच्चों को पढ़ाया है, आप खुद गवर्नमेंट सर्विस के अंदर में रह चुके हो, तो आपको पता है कि किस तरह से क्वेश्चंस और किस तरीके की चीजें जो है वो पूछी जा सकती है। तो यस सर। यहाँ पर मैं आप लोगों को सचिन जगताप सर से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा। सचिन जगताप सर जो है जनरल स्टडीज, करंट अफेयर्स और आप लोगों के एग्जाम्स के अंदर में जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, उससे बहुत ज्यादा अच्छे से परिचित है। इन्होंने लाखों बच्चों को जब पढ़ाया है, तो ऑब्वियस सी बात है जिन बच्चों ने एग्जाम दिए उनके पेपर्स भी देखे होंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोग ये सुनिश्चित कर सकते हो, आप लोग ये जो है श्योर रह सकते हो कि आप लोगों का पेपर निकल जाएगा। ओवर टू यू सर। और बच्चों, आप लोगों के साथ में मैं एक बहुत अच्छा दोस्त आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि ये बहुत अच्छे मेंटर, बहुत अच्छे गाइड तो है ही, लेकिन आप लोगों को एक बहुत अच्छा दोस्त मिल रहा है आज। तो जगताप सर, अब मंच आपका है और मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चे इस सेशन को बहुत ज्यादा पसंद करेंगे और उनकी सफलता में एक आपका बहुत बड़ा रोल रहने वाला है इस क्लास का भी। ओवर टू यू सर। यस, थैंक यू सर, थैंक यू। और यस, ये जो अवसर मुझे मिल रहा है, ये आपके थ्रू मिल रहा है और मैं इसका पूरी तरह से फायदा उठाने की कोशिश करूंगा। और अपना ही नहीं तो अपने सारे जो जितने दोस्त हैं, स्टूडेंट्स हैं, सबको इसका जरूर फायदा होगा और सब लोग अपनी अपनी लाइफ में एक ऊंची जगह पर जहां वो पहुंचना चाहते हैं वो पहुंच सकेंगे। ये प्रयास आपके साथ और पूरी टीपी की टीम के साथ हम लोग करेंगे, ये यही विश्वास है। और इसी पॉजिटिव नोट के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है, दानिश सर के साथ और पूरी टीचिंग परीक्षा की टीम के साथ और अपने प्यारे सारे स्टूडेंट के साथ, प्यारे बच्चों के साथ। चलिए शुरू हो जाता है कि ये एक कोट आपको दिखाई दे रहा हो कि अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, कि शुरुआत तो दिन की, यस, सबको गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। तो सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला कोट है। देखिए, अब आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि एक दिन जब आपका रिजल्ट आएगा तब आप सूरज की तरह चमकोगे। लेकिन उस जगह पर चमकने के लिए आपको आज 24 घंटों में से हो सकता है 24 के 24 घंटे जलना पड़े। जलना करे इसका मतलब क्या है कि आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। और ये यस, मुझे पक्का विश्वास है कि आप सब लोग बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे। ओके, चलिए, तो सूरज की तरह जलने के लिए तैयार? या पीडीएफ मिलेगा, सारी चीजें मिलेगी। और यस, आपको या आपको याद रखना है कि ये आपको जो मटेरियल है इसका मीडिया ऑफ एनोटेशन के साथ आपको जहां एक प्रॉपर चैनल जो भी है वहां मिलेगा, नहीं तो आपको अपना जो टीचिंग परीक्षा का ऐप है वहां सारी चीजें मिल जाएगी। ओके, चलिए शुरू हो जाते हैं सूरज की तरह जलने के लिए। ऑल द बेस्ट, आपको भी ऑल द बेस्ट, मुझे भी, और ऑल द बेस्ट पूरी टीचिंग परीक्षा की टीम को। यस, 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये पैरा एथलेटिक जो आप देख पा रहे हो, ये चर्चा में बहुत था कि अभी अभी पैरा ओलंपिक में हमारे देश में गोल्ड मेडल जीता है पैरालंपिक में। वो आपको वो नवदीप जी याद ही होंगे। ओके, तो ये 23वीं पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हो रहा है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये पॉइंट। तो ये इंग्लिश में भी आप इसको देख पाएंगे, हिंदी में तो है ही। जो लोग हिंदी से ज्यादा इंग्लिश को प्रेफर करते हैं उनके लिए इंग्लिश का प्रावधान भी हम लोगों ने रखा है। चलिए इसकी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। याद रखना है हमें, नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये ना, मैं हम सबको एक बात हमेशा याद रखने वाली है, कीवर्ड्स। हमें क्या याद रखने हैं? कीवर्ड्स। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और करंट अफेयर्स की खासकर से पढ़ाई कर रहे हो, तो उसमें सबसे ज्यादा किसी भी न्यूज में आपको ध्यान देना है कीवर्ड्स पे। मैं हर इवेंट में, हर न्यूज में, हर पॉइंट में आपको एक एक कीवर्ड है ना उस पे ध्यान देने के लिए बोलूंगा और आपको उस कीवर्ड को याद रखना है। करंट अफेयर्स की पढ़ाई करनी है ना, तो कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का ऐसा समझ लीजिए कि आज पहले दिन मैंने आपको क्या दिया, तो ये कीवर्ड्स याद करने की सलाह दी है। यस, ओके, चलिए। तो 23वीं पैरा राष्ट्रीय, और ये भी इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप,
देख लेते इसका इंफॉर्मेशन। 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम चेन्नई में हो रहा है। कहाँ पे? चेन्नई। जिसे हम पुराने जमाने में मद्रास, हमारे जमाने में हम मद्रास कहा करते थे, लेकिन उसका नामकरण अब चेन्नई हो गया है। तो ये 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ हो रही है? चेन्नई में हो रही है। ओके, ऑफिशियल सबसे इंपॉर्टेंट। अब एक देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी चीज को हमें देखना है, और जब हम देखते हैं तो हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए कि एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड कौन सा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है मैस्कट। ओके ना, किसी भी चीज का, किसी भी स्पोर्ट का आप देखिए, ओलंपिक का होता है, राष्ट्रीय खेलों का होता है, उसी तरह से ये राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप है। इसका मैस्कट क्या है? शुभांकर जो है, इसको हम हिंदी में शुभांकर कहेंगे। ये जो मैस्कट है, ये मैस्कट है गजवीरन। ये जो चित्र यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, इसको देख पा रहे हो? ये हाथी भैया दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं। हम लोग दौड़ते दौड़ते क्लास लेने आ गए, और ये भैया, हाथी भैया, दौड़ते दौड़ते कहा जा रहे हैं? राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैस्कट हमको याद रखना है, शुभंकर याद रखना है। हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप कितनी? 23वीं, उसका मैस्कट क्या है? तो इंपॉर्टेंट है, ये चीजें हमें याद रखनी है। नेक्स्ट वाले पॉइंट में चलते हैं। नेक्स्ट पे हमको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, ये चित्र आप पहचानते होंगे। ओके, ये भैया कुछ दिनों पहले बहुत ज्यादा वायरल हुए थे। क्यों वायरल हुए थे? कि इन्होंने क्या जीता था? इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कहाँ पे जीता? आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये चित्र देखकर आप क्या बता सकते हैं कि इन्होंने गोल्ड मेडल जो जीता है कहाँ जीता है। ओके, तो इसका आयोजन स्थान और स्थिति इंपॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम चेन्नई, ये भी हमने देख लिया। ये 20 फरवरी 2025 तक चलने वाला है। ओके, राष्ट्रीय तौर पे है, इसलिए 20 फरवरी 2025 तक। चलिए, तमिलनाडु सरकार का इसको समर्थन प्राप्त है। प्रतिभागियों और प्रतियोगिता, ठीक है, मतलब इसमें कौन मतलब पार्टिसिपेशन कौन करने वाला है? याद देखिए, 1476, 1476 हो सकता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आंकड़ा इंपॉर्टेंट है। 1476, 1476, ये जो आंकड़ा है, ये किस चीज का आंकड़ा है? इसमें इतने पैरा एथलीट भाग लेते हैं। ओके, और 30 टीमों के तहत 155 स्पर्धा है। तो कभी कभी ना, अगर मल्टी लाइनर क्वेश्चन बनता है तो मल्टी लाइनर क्वेश्चन में ये आंकड़े पूछे जा सकते हैं। कितने? 30 टीमें, 155 स्पर्धा है, और 1476 पैरा एथलीट इसमें भाग लेने की संभावना है, लेंगे ही। ओके, सबसे बड़ा पैरा एथलेटिक्स आयोजन में से एक है। देखिए, ये क्या है कि भारत में जो सबसे बड़े बड़े पैरा एथलीट क्या होते हैं, आयोजन होते हैं, उनमें से ये सबसे बड़ा। अब सबसे बड़ा ही है, उन सबसे बड़ों में से एक, ये ऐसा याद रखना है। तो कीवर्ड्स और कुछ आंकड़े हमें याद रखने हैं। यहाँ 1476 हमने याद रख लिया, 30 को याद रख लिया, 155 स्पर्धा है। तो कितनी? ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि स्पर्धाएं कितनी होती है, तो यहाँ याद रखेंगे 155 स्पर्धाएं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट, ओके, अभी अभी इंस्टाग्राम पे इससे रिलेटेड बहुत ही जबरदस्त एक वीडियो वायरल हुआ था। अगर आपने देखा हो तो अच्छी बात है, नहीं देखा हो तो अभी देख लेंगे। बहुत ही, इंस्टाग्राम को सर्च कर लेना, इससे रिलेटेड एक बहुत जबरदस्त इंस्पायरिंग वीडियो वायरल हुआ था। ये है क्या? एरो इंडिया 2025। ओके, एरो इंडिया 2025 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात, नोट करने वाला पॉइंट, कीवर्ड क्या है कि एरो इंडिया 2025 और कौन सा शहर। बाकी सेंटेंस तो ऐसा ही है। ओके, तो एरो इंडिया, अब अगर आप इसको देख पा रहे होंगे, एरो इंडिया है, इसका मतलब एयर शो से रिलेटेड है। उसमें हेलीकॉप्टर्स होंगे, इसमें जेट्स होंगे, इसमें एरोप्लेन्स होंगे। ओके, तो ये एरो इंडिया 2025 का आयोजन, शहर को मैंने राउंड किया है, इसका मतलब शहर कीवर्ड है यहाँ पे, और इंपॉर्टेंट भी है। यस यस, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। ओके, एशिया का सबसे बड़ा, कीवर्ड, फिर से हम ऐसी चीज पे आ जाते हैं। कीवर्ड्स हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट है। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है कि भारत है, हमें गर्व से ये पता होना चाहिए। हम गर्व से कहेंगे कि ये एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है, और एक दिन हमारा भारत का ये जो एयर शो है दुनिया में सबसे बड़ा हो जाएगा। ऐसे आशा करने में क्या है, कोशिश करते रहेंगे। वो पता है ना आपको कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम इसको दुनिया का सबसे बड़ा करके रहेंगे। तो ये एरो इंडिया, एशिया का सबसे बड़ा एयर शो, एरो इंडिया 2025 बेंगलुरु में, कहां पे?
याद रखिए कीवर्ड, जहां भी मैं कहता हूं कि कीवर्ड्स हमें याद रखने हैं, कि ये एशिया का सबसे बड़ा है एयर शो है। किस चीज का शो है? एयर शो है। और कहाँ पे आयोजित होने वाला है? यह आयोजित होने वाला है बेंगलुरु शहर में, इसको आयोजित किया जा रहा है। इंग्लिश में ये इंफॉर्मेशन है, पढ़ सकते हैं अगर नहीं कहीं। हाँ, यस यस यस, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। एरो इंडिया 2025 आधुनिक रक्षा तकनीकी पर यहाँ पे जोर दिया जाएगा। कहाँ पे? ये जो एयर शो होगा इसमें आधुनिक रक्षा तकनीकों पर जोर दिया जाएगा। आयोजन स्थल ऑब्वियसली बेंगलुरु। और प्रमुख प्रदर्शक कौन है? ये अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। हम देखे कि अडानी आजकल बहुत चर्चा में रहते हैं, तो हमें, हमारे लिए अच्छी बात है कि इसको याद रखने में हमें तकलीफ नहीं जाएगी। अडानी डिफेंस एरोस्पेस। फोकस कहाँ पे होगा? देखिए एआई हम लोग सब सुनते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे फोकस होगा। उन्नत हथियार, एकदम उन्नत हथियार का यूज हम कर सकते हैं। रक्षा स्वदेशीकरण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम जानते हैं कि हमारे देश का बहुत सारा बजट दूसरे देशों से रक्षा उपकरण खरीदने में चला जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि रक्षा स्वदेशीकरण कर रहे हैं, तो हम अपने आप पे निर्भर होने का प्रयास कर रहे हैं। इसके प्रमुख आकर्षण क्या होंगे? वाहन माउंटेड काउंटर ड्रोन सिस्टम। काउंटर ड्रोन सिस्टम, जो ड्रोन से हमला हमारे देश पे होता है उसको उड़ाने के लिए ये वाहन माउंटेड काउंटर ड्रोन सिस्टम काम करेगा। डीआरडीओ के सहयोग से विकसित, ये भी कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये किसके सहयोग से विकसित हुआ है या हुआ हो रहा है, तो यह याद रखना है डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। हवाई खतरों का पता लगाने के लिए, क्या लगाने के लिए? पता लगाने और निष्क्रिय करने में सक्षम। अब ये हम पे हवाई हमला अगर होता है तो उसका सबसे पहले पता लगाना पड़ेगा और उसको हवा में ही नष्ट करना पड़ेगा, ताकि जमीन पर हमें नुकसान ना हो। या तो सौर सॉफ्ट स्किल जैमर है। जैमर पता है ना आपको? अगर कभी ऑनलाइन एग्जामिनेशन में जाते हैं तो वहां पे फोन जैमर रहते हैं, तो उसी जैसे सॉफ्ट कील जैमर और हाई कील जैमर तकनीक से लेस, इसमें दोनों तरह के सॉफ्ट कील और हाई कील जैमर इसमें लगे हुए हैं। तो हमें याद रखना है यहाँ पे बेंगलुरु में होने वाला, उसके साथ अडानी इसको प्रमुख प्रदर्शक करेगा, एआई का यूज होगा। चलिए इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ आगे बढ़ते हैं। और क्या है? यस, अच्छा इंग्लिश में भी बताना है। ओके, अब देखिए ये अभी जो हमने इंफॉर्मेशन देखी थी, ये अभी इंफॉर्मेशन पे, अब देखिए ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, आपको ये पॉइंट कहां तक समझा है। अब बताइए मुझे, ये 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का शुभांकर क्या है? ये ना अभी अभी हमने पढ़ा है, और मैं अभी अभी आपको इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। चलिए, क्या इसका आंसर हो सकता है कि शुभांकर क्या है? आपको कहा कमेंट में टाइप करना है कि ये जो 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 का शुभांकर क्या है, मैस्कट क्या है। यस, लगभग आप में से लगभग सबने इसका आंसर सही दिया है। वेरी नाइस। तो मुझे लगता है यस, आप लोग अटेंटिव है, आप लोग ध्यान से देख रहे हैं और याद भी रख रहे हैं। ओके, वेरी नाइस। तो ये इसका आंसर है, क्या है शुभांकर मैस्कट? गजवीरन, GAGAVEERAN, गजवीरन इसका शुभांकर है। हो सकता है ये अगली बार एग्जामिनेशन में भी आ जाए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में कुल कितनी टीमें भाग लिए? चलिए कीवर्ड्स को की तरफ अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हो सकता है आपको ये सवाल इतना डिफिकल्ट ना लगे। 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में कुल कितनी टीमें भाग ले रही? चलिए 10 सेकंड आपके लिए, 10 सेकंड में आप इसका आंसर दे देंगे। वेरी नाइस, गुड गुड, वेरी गुड। सब लोग इतने अटेंटिव हो, आपने सारी चीजें, यस यस। कुछ लोगों का थोड़ा सा सुई हिल रही है, लेकिन ठीक है, इसका आंसर ऑब्वियसली है 30 टीमें। कुल कितनी टीमें? कुल 30 टीमें इसमें भाग ले रही है। वेरी गुड। चलिए उसके बाद चलते हैं, इन विच सिटी एरो इंडिया 2025 बीइंग हेल्ड। चलिए 2 पॉइंट हमने कवर कर लिए थे। चलिए दूसरे पॉइंट पे ये आधारित सवाल है, इन विच सिटी, कौन से शहर में एरो इंडिया 2025 इज बीइंग हेल्ड? शहर का नाम पूछा है, कीवर्ड क्या है? शहर। बताइए कौन से शहर में? गलती से बेंगलुरु कह रहे हो, बेंगलुरु। ओके सर, बेंगलुरु तो दिखाई भी नहीं दे रहा है, बेंगलुरु में नहीं हुआ है। वेरी गुड, आप लोग यस, ये सबको याद आ रहा है कि नई दिल्ली में भी नहीं है, मुंबई में भी नहीं, पटना में भी नहीं,
मोर देन वन ऑफ द अबव, ये तो हो ही नहीं सकता। बहुत सही, यस यस। देखो ये कंफ्यूजन है, ये दोनों सवाल ना, दो इंफॉर्मेशन और दोनों सवाल में थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हो गया। सर बेंगलुरु में कंफ्यूजन हो रहा है, बेंगलुरु तो कहा किस चीज के लिए बताया था? ओके, एरो शो के लिए बताया था या फिर किस चीज के लिए बताया था? ये आपको आंसर टाइप करना है, इसमें से कोई भी इसका आंसर नहीं है, तो ये नन ऑफ द अबो इसका आंसर है, और सही आंसर आपको पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एरो इंडिया 2025 में प्रमुख प्रदर्शक कौन है? ये चलो हमने अभी जो इंफॉर्मेशन ली है उसी इंफॉर्मेशन से, एरो इंडिया 2025 में प्रमुख प्रदर्शन कौन है? कि टाटा डिफेंस है, डीआरडीओ है, या फिर यस क्वेश्चन नंबर, ये जो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है इसको यस, कौन है? टाटा का नाम हुआ है, डीआरडीओ का हुआ है, या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का हुआ है? डीआरडीओ लगता है आपको? नहीं, आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो ये बात हर क्वेश्चन में, हर इंफॉर्मेशन में कीवर्ड्स पे ध्यान देना है। कीवर्ड्स पे ध्यान देते हैं हम तो हम ये पाते हैं कि प्रमुख प्रदर्शक की बात यहाँ पर चल रही है, तो प्रमुख प्रदर्शक कौन है? यस, हमेशा याद रखिए प्रदर्शक की बात हो रही है, किसके सपोर्ट से हो रहा है? ये हो रहा है क्या सब लोग डीआरडीओ कर रहे हैं क्या? नहीं, बाप रे, आप में से बहुत सारे लोग ध्यान से देख रहे हैं, तो इसमें देख लेते हैं। इसका आंसर है अदानी। मैंने कहा था कि अदानी बहुत चर्चा में है, तो ये अदानी, ADANI, अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस, इसमें प्रमुख प्रदर्शक है। तो यह कीवर्ड्स पे ध्यान देना जरूरी है, और आई होप कि अगले वाली इंफॉर्मेशन आप कीवर्ड्स पे ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत चर्चा में है कि भारत के नए, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल, थोड़ी सी चर्चा, मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमीशन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तौर पर किसकी नियुक्ति अभी अभी की गई है? भारत के, ये ना, ये बहुत हमेशा भारत के इलेक्शन, जो अभी अभी लोकसभा इलेक्शन हुआ है, इलेक्शंस चर्चा में रहते हैं, दुनिया के सबसे बड़े इलेक्शंस लगभग इलेक्शन चर्चा में रहते हैं, इलेक्शन कमीशन चर्चा में रहते हैं, उनके उनके जो निर्णय है वो चर्चा में होते हैं। तो ये चर्चा में बहुत मुद्दा है कि हो सकता है इस बार, इस साल में आने वाली लगभग सारी एग्जामिनेशन में ये एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। कौन है? यस, भारत के मुख्य, नए वाले मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य पे भी ध्यान रखना है, क्योंकि भारत का है बहुसदस्यीय चुनाव आयोग, उसमें 3 सदस्य होते हैं, उसमें से भी मुख्य की यस, तो कौन है? देख लेते हैं, ज्ञानेश कुमार। किनकी बात चल रही है? ज्ञानेश कुमार टू टेक चार्ज एज 26th कीवर्ड्स। ये के ज्ञानेश कुमार को हमने नोट कर लिया, ये जो भाई साहब, ये सर यहाँ पे दिखाई दे रहे ज्ञानेश कुमार, और कितवे है? 26 कीवर्ड, 26वें है, ये भी हमें याद रखना है। क्या? 26वें है, 26वां क्वेश्चन आ सकता है, और उसके साथ हो सकता है पूछा जाए कि भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? याद रखना, सुकुमार सेन। और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि एक बार केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति, पता है आपको? कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ के लिए सवाल क्या पूछा गया था? 1 करोड़ का। दिव्य सज्जनों बताइए, भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन ने कौन से देश के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का काम किया था? बताइए, अगर आपको पता है। 1 करोड़ का वो सवाल था, सुकुमार सेन जी ने भारत के अलावा कौन से और देश के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का काम किया था? बताइए, 1 करोड़। हाँ, 1 करोड़ का सवाल आपके लिए। ओके, कौन है? कौन सा देश है वो? वेरी, भारत के लिए तो काम किया ही था। इंटरेस्टिंग है। यस, ममता जी कहती है उनको पता है 1 करोड़ का सवाल। ठीक है, थोड़ी देर बाद आप पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा कौन से देश के लिए काम किया। तो ज्ञानेश कुमार जो मार्च 24 से, कब से? मार्च 24 से चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यरत थे। वे पहले से ही चुनाव आयुक्त थे, अब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाएंगे। सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। कब? ये सोमवार की बात है, मुख्य चुनाव आयुक्त इनको नियुक्त किया गया, ज्ञानेश कुमार जी को। ओके, याद रहे, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। कौन सा वर्ड? मुख्य वाला जो वर्ड है, पहले से ही वो चुनाव आयोग में है, अब वो क्या हो जाएंगे? मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाएंगे। ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए सीनियरिटी के आधार पर। कौन से आधार पर? सीनियरिटी के आधार पर प्रमोशन की परंपरा को बरकरार रखा गया कि जो पहले से हमारे भारत का जो चुनाव आयोग है, जो 3 सदस्य है, 3 सदस्य उसमें होते हैं, तो ये उसमें बरकरार रखा गया कि भाई आप है पहले से, आपका हम प्रमोशन करके हम आपको CEC बना देंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना देंगे। यह पहली बार जब यह नियुक्ति PM मोदी
गृह मंत्री अमित शाह और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की अध्यक्षता वाली चयन समिति, याद रखें चयन समिति है कि ये पहली बार है, पहली बार वो ना जिसका ये बहुत ही आज ही के दिन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डे है आज के दिन की। इससे पहले क्या होता था कि चुनाव आयोग का सिलेक्शन सरकार द्वारा करता था, किया जाता था, लेकिन अभी जो सरकार है, सरकार ने क्या कहा कि एक समिति, चयन समिति होगी और वो चयन समिति जिसमें प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री और विपक्ष के नेता होंगे, उससे चुनाव आयोग के मुख्य कमिश्नर को सिलेक्ट किया जाएगा। ये चयन समिति करेगी और उन्होंने कर भी दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज को भी होना चाहिए, उसका फैसला अभी आना बाकी है, लेकिन नियुक्ति हो गई। तो इसलिए कहता हूं कि ये चीजें जो चर्चा में है, विवादास्पद है, तो ये चीजें होती रहेगी। आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के अपने दिन के लिए भी इंपॉर्टेंट, याद रखा जाए। इसका फैसला जो भी है, नियुक्ति तो हो चुकी है। भारत के निर्वाचन आयोग की यह शक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 324, ये भी हमें याद रखना है। भारत के संविधान के अनुच्छेद कहा है मैंने, आर्टिकल, ओके, पार्ट नहीं कहा है, आर्टिकल 324। अगर आप में से अगर कोई बता पाए कि भारत के कौन से संविधान में ना 22 पार्ट है हमारे, 22 में से कौन से पार्ट में इलेक्शन का जिक्र है, ये तो अनुच्छेद हो गया 324। तो ये अनुच्छेद से ये ना इंफॉर्मेशन, अगर एग्जामिनेशन में मल्टी लाइनर क्वेश्चन आया तो इसमें ये इंफॉर्मेशन भी ऐड हो सकती है। तो ये हम ज्ञानेश कुमार जी को याद रखेंगे, 26वें इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे याद रखेंगे, और ये चयन समिति को याद रखेंगे, पीएम, गृह मंत्री और अमित शाह और राहुल गांधी जी। ओके, आगे चलते। हाँ, आपने पूछा था कि सुकुमार सेन, ओके, सुकुमार सेन जी सूडान के, कौन से कंट्री के, सूडान, SUDAN, सूडान के भी इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं। हमारे देश के लिए गर्व की बात है। ओके, चलिए, ज्ञानेश कुमार का प्रशासनिक अनुभव है, थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं। 1988 के बैच के वो सेवानिवृत्त IAS अधिकारी है, केरल कैडर के है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। केरल कैडर, केंद्र और राज्य में महत्वपूर्ण पदों पर उन्होंने काम किया है। 2023 में सहकारिता मंत्रालय के सचिव पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। ओके, गृह मंत्रालय में जम्मू कश्मीर डिवीजन के प्रभारी अतिरिक्त सचिव थे जब अनुच्छेद 370 निरस्त किया गया था। निष्कर्ष, ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति से चुनाव आयोग में नेतृत्व स्थिरता बनी रहेगी, जबकि विवेक जोशी की नियुक्ति से आयोग की 3 सदस्यीय संरचना पूरी हो गई फिर से। और तीसरे सदस्य कौन, विवेक जोशी, ये भी याद रखना है विवेक जोशी जी को, ठीक है। 3 सदस्यीय संरचना भी पूर्ण हो गई, तो याद रखेंगे कितने सदस्य होंगे, 3 सदस्य। ओके, यस, बिल्कुल बिल्कुल जी, सजदा परवीन जी, आपका सजेशन हमने नोट कर लिया है। आइए चलते हैं अगले टाइप के, भारत के नए चुनाव आयुक्त। अब यहां देखिए, वो मैंने आपको कीवर्ड्स नोट करने के लिए कहा था, वहां पे मुख्य शब्द था, ओके, चीफ। यहाँ पे मुख्य शब्द है कि यहाँ कहीं दिखाई दे रहा है आपको मुख्य शब्द, नहीं, भारत के नए चुनाव आयुक्त यहाँ पे मुख्य नहीं है। तो भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त हुए, ये नाम याद रखना है। अभी अभी 2 मिनट पहले, 1 मिनट पहले हमको आपको बताया था, यस, भारत के मुख्य नहीं कहा है, सिर्फ चुनाव आयुक्त, क्योंकि 3 सदस्य, कितने सदस्य होंगे, 3 सदस्य होंगे हमारे चुनाव आयोग में। उनमें से मुख्य चुनाव आयुक्त तो है, लेकिन ये जो 2 है उनमें से एक किसको नियुक्त किया गया है, वो है, यस, ऑब्वियसली विवेक जोशी। विवेक जोशी जी को भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में भी नियुक्त किया गया है। ये जो इमेज आप देख पा रहे हो, ये विवेक जोशी जी है, कभी मिले तो हाय हेलो कह देना, ठीक है। विवेक जोशी 1989 के बैच के हरियाणा कैडर के IAS अधिकारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने इनकी नियुक्ति को मंजूरी दी। चुनाव आयोग की संरचना को पूर्ण करना, क्योंकि संरचना कितने हैं, 3 सदस्य वाली है, तो संरचना को हमने पूरा किया। इनकी नियुक्ति से चुनाव आयोग में रिक्त पद भी भरा गया। मुख्य चुनाव आयुक्त, देखिए वो शब्द इंपॉर्टेंट है, मुख्य चुनाव आयुक्त तो ज्ञानेश कुमार के साथ अब आयोग 3 सदस्य हो गया। ये तो ये ऑब्वियस सी बात है। विवेक जोशी को याद रखेंगे, सिर्फ चुनाव आयुक्त, ठीक है। चलिए क्वेश्चन, अब जो हमने पढ़ा है उस पे एक क्वेश्चन है, आपको 10 सेकंड में, 15 सेकंड में, सॉरी, चलिए आपको 10 सेकंड देते हैं, 10 सेकंड में आपको क्या करना है, इसका आंसर देना है। चलिए, ज्ञानेश कुमार हैज बीन अपॉइंटेड एज विच नंबर, ज्ञानेश कुमार जी को फरवरी 25 में कितने वे ना नंबर बताना है आपको, कितने वे मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। वेरी नाइस शादाब आलम जी,
शाबाश अंजलि जी, शाबाश, बहुत सारे लोगों ने आंसर सही दे दिया है। याद रखा, क्योंकि कीवर्ड्स आज की अगर हमारी खोज क्या है, वो कीवर्ड्स है। सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट किसी भी टेक्स्ट में होती है उसको देखना, उस पर फोकस करना, याद रखे। ओके, तो यह क्या है आंसर इसका, सबने दे दिया इसका आंसर 26, 26वें, कितवे 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी नाइस, आगे बढ़ते हैं। ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति को मंजूरी देने वाली चयन समिति के, अब देखिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, चयन समिति और उसके प्रेसिडेंट अध्यक्ष कौन थे, हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी दैट अप्रूव्ड ज्ञानेश कुमार अपॉइंटमेंट। ज्ञानेश कुमार जी के अपॉइंटमेंट को अप्रूव करने वाली चयन समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे? गृह मंत्री अमित शाह जी है, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी है, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, या फिर मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ है, या हो सकता है कि वो उस टीम में है ही नहीं है। क्या अभी जो हमारी अभी जो चयन समिति है मुख्य चुनाव आयुक्त की, उसमें कोई चीफ जस्टिस वगैरह कोई है? बात तो वही चल रहा है ना कि उसमें चीफ जस्टिस होने चाहिए, ऐसा कोर्ट का कहना है, और सरकार कह रही है कि नहीं हमें जरूरत नहीं है, हम आपके बिना ही काम चला लेंगे, ऐसा इनका कहना है, सरकार का कहना है। तो है क्या उसमें? नहीं। चलिए, आप सभी ने इसका सही आंसर लगभग दे दिया है। प्रधानमंत्री कौन है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उस चयन समिति के अध्यक्ष है। वेरी नाइस, आप लोग ध्यान देकर पढ़ाई कर रहे हैं, ये बड़ी आनंद की और अभिमान की बात है। चलिए, ज्ञानेश कुमार से पहले, ज्ञानेश कुमार जी हुए उनसे पहले भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन थे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ज्ञानेश कुमार जी से पहले कौन थे? 10 सेकंड से आपके पास। सुनील अरोड़ा जी थे, ओम प्रकाश रावत जी थे, राजीव कुमार जी थे, या नवीन चावला जी थे? सारे क्वेश्चन का आंसर सी कैसे आ रहा है सर जी? ओके अब विटामिन सी लेकर तो नहीं आए। ओके, ज्ञानेश कुमार जी से पहले भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, 10 सेकंड का टाइम आपके पास था, खत्म कर देते हैं। यस, और इसका आंसर आप सबको पता है, राजीव कुमार। ये जो ज्ञानेश कुमार जी अभी 26वें हमारे क्या बने, 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने। इनसे पहले कौन है? राजीव कुमार। और पहले कौन थे? सुकुमार सेन जी, जो सूडान में जाकर भारत का झंडा लहरा कर आए। हम सभी को झंडा लहराना है। विवेक जोशी जी की नियुक्ति को किसने अंतिम रूप से स्वीकृति दी? देखिए, किसने अंतिम रूप से स्वीकृति देना पड़ता है। चयन तो आप समिति के द्वारा कर ही लोगे, लेकिन अंतिम स्वीकृति कौन देगा? ये भी एक थोड़ा सा क्रिटिकल, थोड़ा सा आपके कंसेप्ट क्लियर करने वाला पॉइंट है। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, पीसीएस की एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, यूपीएससी की प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। कि आप किसी भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर लो, ये पॉइंट्स आपको थोड़ा सा इस पे ध्यान रखना है कि चयन समिति ने चयन तो कर लिया, लेकिन अंतिम स्वीकृति कौन दे रहा है? तो सुप्रीम कोर्ट दे रहा है, या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी दे रही है, या लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी दे रहे हैं, या फिर जो उस चयन समिति में नहीं है भारत के मुख्य न्यायाधीश वो दे रहे हैं? यस, ऑब्वियसली आप सभी ने सही आंसर दिया। इसका आंसर है कि राष्ट्रपति, जो भी अभी द्रौपदी जी मुर्मू है, लेकिन जो भी जिस वक्त राष्ट्रपति रहेंगे, राष्ट्रपति क्या करते हैं, उनको अंतिम रूप से अपॉइंटमेंट को स्वीकृति देते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि चयन समिति करेगी और अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करेंगे। एक बात क्लियर हो गई? वेरी नाइस, आगे बढ़ते हैं। अगला और इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट, किस देश के आमिर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ भारत में द्विपक्षीय यात्रा की है? यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? यात्रा की है। किस देश के आमिर, किस देश के, यहाँ पे क्या हमने देश पूछा है, किस देश के आमिर शेख तमीम बिन अहमद थानी, ये उनका नाम है, लंबा चौड़ा। आमिर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ भारत में द्विपक्षीय यात्रा की है। तो हम देश का नाम पूछना चाह रहे हैं। ओके, क्या पूछा जा रहा है? देश का नाम। क्या है देश का नाम? देख लेते हैं। चलिए, ये जो नक्शा है, ये नक्शा में देख पा रहे हो आप, ये एक देश यहाँ पे कतर, कोई कतर कहे कोई कतार कहे, वेरी गुड, आप सबने कतर है। कौन सा देश है? कतर। ओके, कतर देश के है वो जिन्होंने अपने प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय यात्रा की है। अब देखिए, दोहा और कतर बहुत ही चर्चा में है। अब देखिए क्यों चर्चा में? द कैपिटल ऑफ कतर, ये जो कतर देश है वो कतर देश के थे, उसकी कैपिटल क्या है? दोहा। एंड द करेंसी यूज्ड बाय कतर या दोहा क्या है? कतारी रियाल।
वो जो कतर देश है, कतर देश अगर चर्चा में तो हो सकता है उसके रिलेटेड कोई पॉइंट एग्जामिनेशन में आ जाए, तो कतर की राजधानी दोहा है और उनकी जो करेंसी है, जैसे हमारे देश की रुपया है, अमेरिका के डॉलर है, तो इनकी क्या है, कतारी रियाल है। कौन सा रियाल? कतारी रियाल इनकी करेंसी है। तो ये छोटी छोटी चीजें जीके के तौर पर भी याद रह जाती है। कतारी, ओके, कतारी रियाल इनकी करेंसी है। और एक बात आप याद रखें कि कतर ने क्या किया था 2022 में, जो पिछला वाला फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप था ना, वो भी इस देश में क्या किया था, आयोजन इसका किया गया था। ये जो मिडिल ईस्ट वाले कंट्रीज जो है ना, मिडिल ईस्ट वाले कंट्रीज आयोजन बड़ा अच्छा कर लेते हैं, कि फुटबॉल के वर्ल्ड कप का आयोजन भी इन्होंने बहुत अच्छा किया था। अभी जो संडे को मैच होने वाला है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, वो मैच भी कहाँ पे होने वाला है? कतर में नहीं होने वाला है, दोहा में नहीं होने वाला है, दुबई में होने वाला है। ओके, तो मिडिल ईस्ट में चले जाते हैं, आयोजन बड़ा अच्छा करते हैं, पैसा बहुत है, वेरी नाइस। चलिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वेंट टू द इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन दिल्ली ऑन मंडे as a special gesture to receive the Amir of State of Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनको ना विशेष सम्मान के रूप में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गए और इनका स्वागत किया। तो कौन सा इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ पे? दिल्ली में है। याद रखिए, दिल्ली का इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है, उस पे जाकर उन्होंने उनका स्वागत किया। तो ये शिष्टाचार होता है, जब आपके देश में किसी देश के प्रमुख आते हैं तो आप उनका स्वागत करने के लिए उन्हें रिसीव करने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस, कौन सा हाउस है? देखिए, नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस, ओके, नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में ये जो आमिर जी है इनके साथ द्विपक्षीय बैठक की। इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस याद रखिए, कौन सा हाउस है? नई दिल्ली का हैदराबाद हाउस। ओके, उसके बाद बैठक और प्रतिनिधिमंडल की वार्ता। नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के आमिर थानी के बीच बैठक हुई। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर थे। कौन थे? विदेश मंत्री। याद रखिए, चीजें याद हो जाती है पढ़ते पढ़ते। हो सकता है कि ये इतना इंपॉर्टेंट ना लगे। इस पूरे टेक्स्ट में हमने क्या याद रख लिया? विदेश मंत्री हमारे देश के कौन है? एस जयशंकर। वित्त मंत्री बहुत चर्चा में है, हम सबको पता है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन भी है। तो ये चीजें बीच बीच में आती जाती है, जिनसे हमारा जीके भी बढ़ता है, इंफॉर्मेशन में और इजाफा होते जाता है। इनके साथ वरिष्ठ भारतीय मंत्री भी उपस्थित थे। अभी याद रखिए, यह 12 लाख क्या है? वित्त मंत्री अगर याद आएगी तो ये आपको 12 लाख भी याद आने चाहिए। क्या है ये? इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन की व्यू से। क्या है ये 12 लाख? आप मुझे बता सकते हैं? वित्त मंत्री से रिलेटेड है। कतर की ओर से आमिर के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया था। तो ठीक है, वित्त मंत्री हमको पता चल गई है, उनके 12 लाख के बारे में आप कमेंट करें। निष्कर्ष क्या है? भारत और कतर के बीच यह बैठक आर्थिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक, ये भी है। कभी कभी हम देखते हैं तो ये सांस्कृतिक वर्ड भी इंपॉर्टेंट होता है, हमारा जो कल्चर है उसकी क्या होती है? यस यस यस, हाँ, हम क्या करते हैं, उसका आदान प्रदान करते हैं। इससे दोनों देशों के बीच ऊर्जा, व्यापार और प्रवासी भारतीयों के मुद्दों पर सहयोग और मजबूती मिलेगी। देखिए, प्रवासी भारतीय ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। प्रवासी भारतीय क्या होते हैं? जो भारत के मूल है लेकिन वो दूसरे देशों में जाकर रहते हैं, जाकर बस जाते हैं, ये प्रवासी भारतीय होते हैं। उनका मुद्दा भी बहुत ज्यादा हॉट है। और अभी फिर से कौन सा मुद्दा हॉट है? जो इलीगल तरीके से अमेरिका में भारत के लोग गए हैं, एशिया के लोग गए। डोनाल्ड ट्रंप जब से प्रधान उनके अध्यक्ष बने हैं तब से उनको एरोप्लेन में भर भर कर, ओके, एरोप्लेन में भर भर कर यस, तो वो वापस इंडिया में आ रहे हैं। तो ये मुद्दा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी चर्चा करेंगे। ठीक है, कि कौन है जो भारत से अमेरिका गए और उनको डोनाल्ड ट्रम्प जी वापस भेज रहे हैं। तो ये जो 12 लाख है, 12 लाख क्या है? टैक्स फ्री इनकम है। अगर आपकी इनकम 12 लाख तक है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वेरी नाइस। चलिए, अब यहाँ अगले पॉइंट पे हम पहुंच जाते हैं। पीएम आशा योजना। वो जो आशा योजना है ना, वो गांव में आशा वर्कर जो होती है, उस आशा वर्कर से इसका कंपैरिजन ना किए। वो आशा योजना अलग है और ये आशा योजना अलग है। वो जो आशा वर्कर गांव में होती है वो वाली नहीं। अब यह देखते हैं पीएम आशा योजना कौन सी? पीएम आशा योजना को 15वें वित्त आयोग, देखिए आयोग नंबर इंपॉर्टेंट है, कौन सा वित्त आयोग? 15वें वित्त आयोग चक्र के तहत कब तक बढ़ा दिया गया है? हमने क्या पूछा है?
कब तक बढ़ा दिया गया है। तो पीएम आशा योजना जो शुरुआत हुई थी, उसकी शुरुआत हुई थी, चल रही है, लेकिन ये पीएम आशा योजना को कब तक और कब तक एक्सटेंड किया गया है, तो टिल विच ईयर, कौन से साल तक। ओके, तो पीएम आशा वो आशा वर्कर वाली योजना नहीं है, कौन सी योजना है हम देखने वाले हैं। वेरी नाइस, अगर चलते हैं, क्या है, केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग चक्र के तहत पीएम आशा योजना को 2025-26 तक जारी रखने को मंजूरी दी है। तो 2025-26 ये जो हमारा क्या हो जाएगा, होगा फाइनेंशियल ईयर जो है, तब तक इसको जारी रखने का डिसीजन ले लिया है। तो है क्या ये, या देखिए, पीएम आशा ये जो है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान है। क्या है, हमारे किसान भाई बहनों से रिलेटेड है, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। क्या है, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। किससे रिलेटेड है ये पीएम आशा योजना, हमारे किसानों से रिलेटेड है। ओके, उनकी आय का संरक्षण, क्योंकि उनकी आय भी होनी चाहिए, उनको इनकम आना चाहिए, तो उनका इनकम कैसे संरक्षित किया जाए, उससे रिलेटेड ये स्कीम है। सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन सा गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ द पीएम आशा स्कीम अप टिल 25-26। तो याद रहे, पीएम आशा योजना किससे रिलेटेड है, किसानों से रिलेटेड है। और किसानों का क्या, उनकी जो आय है, उनका इनकम है, उसको संरक्षित करना है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय सुरक्षा योजना का विस्तार देखिए, किसानों को उचित मूल्य, क्या है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, उचित मूल्य दिलाने और उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं की कीमतें स्थिर करने के लिए। दो चीजें हैं, किसानों की जो उपज है उसको उचित मूल्य देना है, और जो उपभोक्ता है, जो किसान नहीं है लेकिन वो अन्नदाता क्या करे, वो खरीदते हैं अनाज और उस पे जीते, उनके लिए भी क्या करना है, कीमतें स्थिर करना है। दोहरा इसका फायदा, किसान और दूसरा कौन, उपभोक्ता। एक नंबर किसान, दो नंबर उपभोक्ता, इनके लिए कीमतें स्थिर रखनी पड़ेगी और किसानों को इनकम ज्यादा करानी पड़ेगी, उनको मूल्य उचित दिलाना पड़ेगा। मूल्य समर्थन योजना पीएसएस के तहत खरीदी करना, सरकार दलहन, तिलहन और खोपरा को एमएसपी पर खरीदती है। किसको एमएसपी पर खरीदती है, देखिए, दलहन, तिलहन और खोपरा को एमएसपी पर खरीदती है। केंद्रीय नोडल एजेंसियां राज्य एजेंसियों के साथ मिलकर किसानों से खरीदती है। मतलब किसानों को अच्छा उचित अगर मूल्य मिलना है तो ये किस अपने सरकारी एजेंसियां ही किसानों की उपज को, किसानों के अनाज को खरीद लिया करती है। 2024-25 में विशेष खरीद के क्या क्या प्रावधान है, देखिए, तुअर, उड़द और मसूर की 100% खरीद की अनुमति है। ओके, गवर्नमेंट को आत्मनिर्भरता बढ़ाने और आयात पर निर्भरता घटाने का लक्ष्य है। देखिए, हाँ, आयात करते रहेंगे तो हमारे देश का सारा पैसा दूसरे देशों में जाता रहेगा, तो हमें आयात पर निर्भरता घटानी है, आत्मनिर्भर बनना है। यह खरीद अगले 4 वर्षों तक, कितने वर्षों तक, अगले 4 वर्षों तक जारी रहेगी। निष्कर्ष क्या निकलता है इससे, सरकार एमएसपी खरीद बढ़ाकर किसानों को समर्थन दे रही है। क्या, एमएसपी मतलब क्या है, मिनिमम मूल्य जो होता है ना, वो मूल्य कम से कम इतने रुपए में आपको खरीदना पड़ेगा। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि अगर गेहूं खरीदना है किसानों से तो एक मिनिमम क्या प्राइस डिसाइड की जाएगी। समझो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि गेहूं को 25 रुपए किलोग्राम से खरीदेंगे, तो वो मिनिमम प्राइस होगी, उससे नीचे नहीं खरीदेगी। ये गारंटी है किसानों के लिए। तो हर अनाज का क्या किया जाता है, प्राइस डिसाइड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, चलो, आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत दालों के उत्पादन को बढ़ावा देना है। किसके उत्पादन को, दालों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आयात पर निर्भरता घटाने पर जोर है। पीएम आशा योजना से किसानों की आय और घरेलू आपूर्ति चेन मजबूत होगी। क्या होगी, किसानों की आय मजबूत होगी और घरेलू आपूर्ति की चेन मजबूत होगी। ये बातें हमें समझनी है। वेरी नाइस। प्रधानमंत्री, चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इंफॉर्मेशन देखी, कंटेंट हमने देख लिया, एक क्वेश्चन देख लेते। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान मतलब हमारा पीएम आशा योजना को किस वित्त आयोग चक्र ने के तहत 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी मिली। देखिए, कौन सा, 12वां था, 13वां था, 14वां था या 15वां था। यस, आपको आंसर करना है, कौन सा। यस, वेरी नाइस, आप सभी ने इसका आंसर दे दिया। इसका सही आंसर है कौन सा वित्त आयोग, 15वां वित्त आयोग। 15वीं वित्त आयोग तक 25-26 तक इसको मंजूरी दे दी गई है। क्या आप मुझे बता पाएंगे कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ये कई बार ने केवी के एग्जाम में इसको पूछा गया था कि चलिए बताइए, जब भी ना वित्त आयोग
चेंज होते हैं, बदलते हैं, नए आते हैं, नया वित्त आयोग आता है, तो उसमें उसके अध्यक्ष कौन है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। यस, आपने सही आंसर दिया 15वां। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? क्या आप में से कोई मुझे बता पाएगा 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बता पाएंगे आप लोग? अगर हाँ, ये 15 फाइनेंस कमीशन के जो मेन चीफ कौन थे? यस, निर्मला सीतारमन। नहीं, देखिए आप सर्च करके बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कमेंट करना है। 15वें वित्त नहीं, फाइनेंस कमीशन अलग, फाइनेंस कमीशन अलग है और वित्त मंत्री ये पूरा मामला ही अलग है ना। भारत के संविधान का कौन सा 280वां आर्टिकल है ना, अनुच्छेद 280 क्या कहता है? निर्मला सीतारमन नहीं है। ओके, अरविंद पनघरिया की बात यहाँ पे हो रही है। अब अरविंद पनघरिया कौन सा है? वो 15वें के है या 16वें के है? ये कंफ्यूजन नहीं रखना है। मैंने पूछा है 15वें के कौन थे, आप 16 के बता रहे हो क्या? तो दोनों आपको कमेंट करना है। 15 के कौन है, 15वां वित्त आयोग और 16 वित्त आयोग, दोनों को आपको कमेंट करना है। वेरी गुड, अरविंद पनघरिया। और बता सकते हैं आप? और यस, 15वें की बताइए, मैं नहीं बताऊंगा, थोड़ी देर में बताऊंगा। चलिए आगे चलते हैं। पीएम आशा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पीएम आशा योजना का मुख्य उद्देश्य बताइए क्या हो सकता है? इसको चलिए 10 सेकंड में पढ़कर आपको बताना है। यस, एनके सिंह 15 के थे और 16 के अरविंद पनघरिया। वेरी नाइस। ये चलो, पीएम आशा योजना से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने आ गया। किसानों को उचित मूल्य दिलाना और उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं की कीमतें स्थिर कराना, ये उद्देश्य है क्या? सबने ये ऑप्शन चुना है। वेरी नाइस, देख लेते इसका आंसर। आंसर वेरी राइट। किसानों को क्या दे रहे हैं हम? उचित मूल्य दे रहे हैं। और उपभोक्ता, ये जो 2 नंबर, इनको क्या करें? इनके लिए वस्तुओं की कीमतें स्थिर कर रहे हैं। दो चीज है, किसान उचित मूल्य और उपभोक्ता स्थिर। हर सेंटेंस में, हर लाइन में कीवर्ड देखना ना भूले, ये चीज आपको ध्यान रखनी है करंट अफेयर्स के रिलेटेड। मूल्य समर्थन योजना, ओके, पीएसएस, इसको एमएसपी भी थी के तहत सरकार किन कृषि उत्पादों को एमएसपी पर खरीदती है? कौन से जो ऐसे उत्पाद है जिनको सरकार एमएसपी पर खरीदती है? कौन सा है? गेहूं और चावल खरीदती है, या दलहन तिलहन खोपरा खरीदती है, गन्ना और आलू खरीदती है, या कपास और जूट खरीदती है? कोशिश करिए, है ना, शुरुआत में देखा था हमने कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये सबकी कोशिश एकदम जायज है, सही है। सही आंसर है दलहन का, तिलहन का और खोपरे का। क्या करती? खोपरे को सरकार खरीदती है। वेरी नाइस, आप बढ़िया ध्यान से देख रहे हैं, बढ़िया चीज है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर के साथ द्विपक्षीय बैठक का आयोजन कहाँ किया था? कहाँ आयोजित की थी? सवाल है आपके लिए। हाल ही में जो बैठक हुई है कतर के अमीर के साथ, वो कहाँ आयोजित हुई है? कहाँ पे आयोजित हुई है? मुंबई में नहीं, दोहा में नहीं, दुबई में नहीं। आप सभी ने सही आंसर, लगभग सभी ने सही आंसर दिया है। वेरी नाइस। दिल्ली में, नई दिल्ली में। कहाँ पे? हैदराबाद हाउस में। ओके, नई दिल्ली में। कौन सा हाउस? हैदराबाद हाउस। ये चीज है ना, कभी कभी लग सकता है कि नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस कैसे होगा, है ना। नई दिल्ली ये जो है ना कैपिटल है भारत की, हम सबको पता है। लगभग हर स्टेट का वहां पे एक हाउस होता है। ओके, उसमें से हैदराबाद हाउस है क्या? ठीक है, चलिए, तो हैदराबाद हाउस, नई दिल्ली। नेक्स्ट, भारत कतर द्विपक्षीय बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या उद्देश्य था भारत कतर द्विपक्षीय बैठक का मुख्य उद्देश्य? बता पाएंगे? केवल शब्द लिखा है, या केवल राजनयिक संबंध सुधारना, आर्थिक व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना, सैन्य गठबंधन पर चर्चा करना, या केवल केवल याद रखिए ना, एक्सट्रीम एक्सट्रीम, ये जो है ना, ये वर्ड्स है केवल, जो है ना एक्सट्रीम वर्ड्स। एक दिन हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि सर एक्सट्रीम वर्ड्स क्या होते हैं, एक्सट्रीम वर्ड्स को टालना चाहिए या नहीं चाहिए, इस पे चर्चा होगी अगले कुछ लेक्चर्स में। देख ले कि ये जो केवल वर्ड है, केवल, सिर्फ, ओके, इनसे थोड़ा सा बच के रहना है करंट अफेयर्स में। तो आंसर क्या है? सबने सही आंसर दिया है, आर्थिक व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना। याद रखिए, एक्सट्रीम वर्ड्स के बारे में हम चर्चा करेंगे जल्दी। अंतरराष्ट्रीय रक्षा सम्मेलन 2025, अब उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट सम्मेलन है अंतरराष्ट्रीय रक्षा सम्मेलन। कि कौन सा सम्मेलन है? रक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? 2025 पर भी ध्यान दिया जाए। ओके, अंतरराष्ट्रीय रक्षा सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? अंतरराष्ट्रीय रक्षा सम्मेलन कहाँ पे है?
अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीराती, यूएई में आयोजित किया जा रहा है। नहीं, याद रखिए क्वेश्चन क्या है, अंतरराष्ट्रीय रक्षा सम्मेलन है और कहाँ पे, अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात, मतलब यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में क्या हो रहा है, इसका आयोजन हो रहा है। 2025 का है ये। राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, नाम थोड़े से लंबे चौड़े हैं लेकिन याद रह जाते हैं। राष्ट्रपति कौन है, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के संरक्षण में आयोजित हो रहा है। सम्मेलन की थीम क्या है, थीम पे बात करेंगे, इनोवेशन, इंटीग्रेशन एंड रेजिलियंस। ओके, इनोवेशन, इंटीग्रेशन एंड रेजिलियंस इसकी थीम है। सम्मेलन का उद्देश्य देखते क्या है, रक्षा सम्मेलन वैश्विक रक्षा है। ओके, किसकी रक्षा है, पूरी दुनिया की रक्षा, वैश्विक रक्षा और सुरक्षा नेताओं, विशेषज्ञों और उद्योग जगत को एक मंच प्रदान करना। क्या करना है, मंच प्रदान करना है। ओके, वैश्विक रक्षा और सुरक्षा है, नेताओं, विशेषज्ञों और उद्योग जगत को एक मंच प्रदान करना, ये सीट ठीक है। ओके, रक्षा क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करना। रक्षा क्षेत्र में क्या क्या चुनौतियां हैं और कौन से अवसर है, इन पर भी चर्चा होगी। ओके, वेरी नाइस। यूएई की वैश्विक रक्षा सहयोग, संवाद और नवाचार को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को मजबूत करना। ओके, यूएई की वैश्विक रक्षा सहयोग, संवाद और नवाचार, नवाचार क्या, तो इनोवेशन होता है, इनको क्या करना है, बढ़ावा देना है। तो याद रखे, अगर समझो छोटा सा क्वेश्चन भी आ गया, ओके, छोटा सा क्वेश्चन कि इंटरनेशनल रक्षा सम्मेलन कहाँ पे हो रहा है, तो कम से कम हमें क्या याद होना चाहिए, कम से कम कहाँ पे इसका आयोजन हो रहा है, ये हमें याद रहना है। कहाँ पे हो रहा है, ये अबू धाबी, इंपॉर्टेंट वर्ड कहाँ पे, अबू धाबी, और अबू धाबी कहाँ पे है, यूएई में है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद इंपॉर्टेंट है, अंतरराष्ट्रीय बाल्यकाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है, बाल्यकाल, इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर, बच्चों का कैंसर। कैंसर तो कैंसर इंसान देख के बच्चा बूढ़ा सबको हो सकता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमने क्या पूछा है, अंतरराष्ट्रीय बाल्यकाल, इंटरनेशनल, बच्चों का, बच्चों का, हाँ, बड़ों का नहीं, क्या होता है ना, अंतरराष्ट्रीय बाल्यकाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। आप में से अगर कोई इंटेलिजेंट है तो ये स्लाइड देखकर ही पहचान गए होंगे कि इंटरनेशनल कैंसर डे कब मनाया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय बाल्यकाल कैंसर दिवस हर साल 15 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 15 फरवरी को मनाया जाता है, ताकि क्यों, बाल्यकाल कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। क्या बढ़ाना है, जागरूकता बढ़ानी है, और कैंसर से जूझ रहे बच्चों, किशोरों और उनके परिवारों और जीवित बचे लोगों के प्रति समर्थन व्यक्त किया जा सके। क्या करना है, जागरूकता बढ़ाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, कि कैंसर, जो बच्चों में भी कैंसर है उनमें जागरूकता बढ़ाना है और जल्दी से जल्दी कैंसर का डिटेक्शन हो और हम लोग क्या करें कि कैंसर की थोड़ा सा उसका इलाज कर पाए। ओके, तो अंतरराष्ट्रीय बच्चों का कैंसर डे कौन सा है, 15। आपको कमेंट में बताना है कि इंटरनेशनल कैंसर डे, ऑल राउंड, सिर्फ बच्चों का नहीं, कैंसर डे कब है मुझे बताइए, कमेंट करके बता सकते हैं आप। हो सकता है ये फरवरी में ही है। ओके, 15 फेब को तो बच्चों का कैंसर डे है, बड़ों का मतलब सबका, सारी दुनिया का कैंसर डे, इंटरनेशनल कैंसर डे कब है। यस, कमेंट में, आप बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं, आप सभी ने क्या कर दिया, 4 फेब, 4 फरवरी को इंटरनेशनल कैंसर डे होता है। तो फरवरी मंथ में ही दोनों कैंसर है, बच्चों का कैंसर 15 फेब को, 5 में से 1 हटा दीजिए, क्या आ जाएगा, 4 फेब आ जाएगा। ओके, तो ये कैंसर डे, इंटरनेशनल कैंसर डे 4 फेब, और बच्चों का कैंसर डे कब है, 15 फेब को। यस, वेरी नाइस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में कैंसर से पीड़ित बच्चों की क्या क्या चुनौतियां हैं, ये भी हमें ध्यान रखनी है। बीमारी के साथ संघर्ष, विस्थापन और स्वास्थ्य सुविधाओं की सीमित उपलब्धता का सामना करना पड़ता है। क्या, बीमारी के साथ साथ बच्चों को क्या करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, विस्थापन का सामना करना। विस्थापन मतलब एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो जाना पड़ता है, अगर इलाज कराने तो दूसरी जगह जाना पड़ता है। और स्वास्थ्य सुविधाओं की सीमित उपलब्धता है। कैंसर ना, सादी बीमारियों के की इलाज के लिए भी यहाँ क्या हमको कितनी तकलीफें उठानी पड़ती है, ये तो कैंसर है। तो कैंसर जो है ना, कैंसर की सुविधाओं की सुविधा जो है वो भी बहुत सीमित है। ओके, प्रभावित क्षेत्र दुनिया में कौन सा है, देखिए, लेबनान, पैलेस्टाइन, सीरिया, येमेन
और पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र के अन्य जो देश है इनमें ये थोड़ा सा कैंसर, बच्चों का कैंसर बहुत ज्यादा है। अच्छा अच्छा, पुष्पा जी कहते हैं कि सर इंग्लिश में भी थोड़ा सा पीडीएफ पढ़े। अच्छा, आपको पीडीएफ चाहिए, ओके ना। आपको ये जो पीडीएफ है ना, पीडीएफ आपको टीचिंग परीक्षा के ऐप पे मिल जाएगा। आपको टीचिंग परीक्षा का ऐप अगर आपके पास ऑलरेडी है तो नो प्रॉब्लम, जिनके पास नहीं है वो टीचिंग परीक्षा का ऐप डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, बढ़िया, सेशन का मजा सब लोग ले रहे हैं तो याद रखें इस सेशन को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि रोज मॉर्निंग में हमारी बात होने वाली है। लाइक करते जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा, हिंदी इंग्लिश दोनों में करना है। चलिए, क्वेश्चन, वेयर विल द इंटरनेशनल डिफेंस कॉन्फ्रेंस बी हेल्ड? बताइए कहाँ पे इंटरनेशनल डिफेंस कॉन्फ्रेंस होने वाली है? मजा आ रहा है, वेरी गुड। अच्छा, आप सभी को मजा आ रहा है कि चलो हाँ, इंफॉर्मेशन भी ले रहे हैं और साथ साथ हम क्वेश्चन भी करा रहे हैं, तो ये ना इससे कॉन्क्रीटाइजेशन होता है, मजबूतीकरण होता है कि जो हम पढ़ते हैं उस पे जल्दी से क्वेश्चन होता है। तो कहाँ पे होने वाला है? वेयर विल द इंटरनेशनल डिफेंस कॉन्फ्रेंस बी हेल्ड? वो होने वाला है, ये सब लोगों ने सही आंसर, लगभग सही आंसर दिया है। वो होना रहा है अबू धाबी में। और अबू धाबी कौन सा देश में है? अबू धाबी है यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ओके है, कितनी अमीराती है पता है आपको? वो जो यूएई है इनको मिलाकर टोटल कितनी अमीरातीज है? हम देखिए, एक यूनाइटेड अरब अमीरात हम कहते हैं, तो ऐसी कितनी अमीराती है वहां पे? बताइए, अगर आपको ज्ञान है तो मुझे बताइए, नहीं है तो गूगल अंकल से पूछकर बताइए। व्हेन इज द इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे ऑब्जर्व? चलिए, इंटरनेशनल चाइल्डहुड, यस, ललित कुमार जी ने आंसर दिया है। क्या आंसर दिया है? 7 अमीराती है टोटल, कितनी? 7, वेरी नाइस, थैंक यू। व्हेन इज द इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे ऑब्जर्व? अंतरराष्ट्रीय बाल्यकाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाएगा? यस, सबका सही आंसर लगभग, बहुत ही टैलेंटेड, आप ना कैप्चर बहुत जल्दी कर लेते हैं। कब है अंतरराष्ट्रीय बाल्यकाल कैंसर दिवस? 15 फरवरी को, और इंटरनेशनल कैंसर डे 4 फरवरी को। चलिए चलिए, तो ये जो सारी चीजें हमने पढ़ी है इनके ना क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आज ना अब तक हमने पूरा का पूरा जो मटेरियल पढ़ा है उसको थोड़ा सा और कॉन्क्रीट करके 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं, और उसके बाद कल तक के लिए अलविदा लेने का समय हो जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन शुरू हुआ है, आपका टाइमर भी शुरू हुआ है, इतने टाइम में आपको देना है इसका आंसर। 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप का शुभांकर क्या है? आंसर शुभांकर क्या है? 3, 2, 1। ओके, तो इसका आंसर, ओके, सबने इसका सही आंसर देने की कोशिश की है। यस, गजवीरन इसका क्या है? शुभांकर है, मैस्कट है। ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। चलिए अगले सवाल की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ जाए। टेस्ट हो रहा है भैया, आप सभी लोगों ने अब पिछले 1 घंटे में जो जो चीजें सुनी है, ओके, बढ़िया, एकदम बढ़िया मजे के साथ सुनी है, तो ये जो क्वेश्चन है उसका कॉन्क्रीटाइजेशन है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेडी? 15 सेकंड का ही समय आपको मिलने वाला है। 1 2 3 गो। चलिए, ज्ञानेश कुमार हैज बीन अपॉइंटेड एज विच नंबर? कौन से नंबर के अपॉइंट चीफ इलेक्शन कमीशन के तौर पर, कमिश्नर के तौर पर उनका अपॉइंटमेंट हुआ है? चलिए, 15, 14, 13, 12, समय जा रहा है, कितवे है? वेरी, याद रखिए ज्ञानेश कुमार जी को कितवे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कितवे कितवे। यस यस यस, इतनी जल्दी नहीं भूले, नहीं भूले सर। इसका आंसर क्या है? सही आंसर, सही आंसर बताया आपने सबने, वेरी नाइस। कितवे? 26वें, 26th, वेरी नाइस। ओके, अगले सवाल की ओर चले। नेक्स्ट, वेयर विल द इंटरनेशनल डिफेंस कॉन्फ्रेंस हेल्ड? इंटरनेशनल डिफेंस कॉन्फ्रेंस जो है वो कहां पे आयोजित होने वाली है? इंटरनेशनल डिफेंस कॉन्फ्रेंस कहां पे आने होगी? हाँ, यस यस यस, दानिश सर ने आपके माइंड को ही ऐसे बना दिया है कि जल्दी पकड़ लीजिए और याद रखें। ओके, अंतरराष्ट्रीय रक्षा सम्मेलन कहां पे? आंसर, टाइम तो कब का खत्म हो चुका है। यस, ओहो, अबू धाबी, सबने इसका आंसर, लगभग सबने इसका आंसर करेक्ट दे दिया है। अबू धाबी, तो कहां पे हो रहा है? अंतरराष्ट्रीय रक्षा सम्मेलन अबू धाबी में आयोजित होने वाला है। अगले सवाल की ओर जाया जाए, बस इसके लिए आपको 15 सेकंड मिलेंगे। मूल्य समर्थन योजना पीएसएस के तहत सरकार किन कृषि उत्पादों को एमएसपी पर खरीदती है? अगला सवाल, टाइम तो वैसे भी जा रहा है, चलिए बताइए। हाँ, 15, 14, टाइम होने वाला है। मूल्य समर्थन योजना के तहत सरकार किन कृषि उत्पादों को एमएसपी पर खरीद रही है? यस,
कौन से? टाइम खत्म होने के बाद। यस, नाइस। चलिए, दलहन, इसका ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन, सही ऑप्शन है दलहन, तिलहन और खोपरा। वेरी नाइस। रिवाइज, ये आप लोग में रिवाइज कर पा रहे हो, मतलब रिवाइंड कर पा रहे हो। वेरी नाइस। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। रेडी? अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर के अमीर के साथ द्विपक्षीय बैठक का आयोजन कहाँ किया था? याद सबको आ रहा है। द्विपक्षीय बैठक का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कतर के अमीर के साथ कहा? वेरी नाइस। इसका भी आंसर आपने समय से पहले दे दिया। वेरी नाइस। नई दिल्ली, हैदराबाद हाउस। इसमें नया क्या है सर? रिवीजन तो हो गया। चले, व्हाट्स यूर स्कोर? क्या आया आपका स्कोर? अपने आप खुद का परीक्षण कर लीजिए। ये जो 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, उसमें आपका कितना स्कोर आया? अच्छा, सबका कितना आया? चलिए बता दीजिए, स्कोर कितना आया आपका? फुल स्कोर। श्रुति सुमन जी कहती है फुल स्कोर आया सर, 5 में से 5। निशा राज जी, तो ऐसे ही, हाँ ऐसा है, ठीक है। रोज ही इसी तरह से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के साथ और इंटरेस्टिंग कीवर्ड के साथ हम रोज सुबह मिलेंगे, इसी वक्त पर, इसी समय पर और इसी जगह पर, जिसका नाम है टीचिंग परीक्षा। ये अगर सेशन आपने लाइक नहीं किया है तो आपको लाइक करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और रोज इसी तरह मिलना है। और कल क्या करने वाले हैं याद मुझे दिला दीजिएगा? एक्सट्रीम वर्ड्स। कौन से वर्ड्स? एक्सट्रीम वर्ड्स को हमको डिस्कस करना है कल। अगर एक्सट्रीम वर्ड क्या होते हैं ये आपको जानना है तो देखते रहिए टीचिंग परीक्षा यूट्यूब पे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। बाय बाय।